हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। कभी पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड, इसमें दो वर्ड आपको खास दिखाई दे रहे हैं, एक पी दिखाई दे रहा है और एन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना है। ठीक है, अब ये होते क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, किस तरह से फॉर्म होते हैं ये दोनों मटेरियल। तो ये वाला जो मेरा जो वीडियो है, इसमें हमने इसकी पूरी डिटेल में बात की है कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो उसे जाकर के अच्छे से समझ लेना। तो चलो आगे बात करते हैं। भाई पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। दूसरा, अगर किसी सर्किट में आपको उसको कनेक्ट करना है तो कितने तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहला, एक तो होता है फॉरवर्ड बायस, दूसरा होता है रिवर्स बायस, और फिर हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल कि भाई एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल चलो बात करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, भाई हमारे पास दो टाइप के मटेरियल है। हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्जेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो मेजॉरिटी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन होगा। और पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इन दोनों को साथ में लेकर के आते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, एक वेफर पे क्या होता है, एक साइड आप पी को डोप करते हैं, पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं, और दूसरी तरफ उसके एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक जंक्शन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। एक जंक्शन बनेगा दोनों के हाथ में। भाई बोला क्या है, सीधी बात करते हैं। एक मटेरियल लिया आपने, सेमीकंडक्टर लिया आपने, और वन हाफ इज डोप्ड बाय पी टाइप इम्प्योरिटी और अनदर हाफ इज डोप्ड बाय एन टाइप इम्प्योरिटी। यानी कि भाई एक हाफ को आपने पी टाइप से डोप कर दिया, दूसरे हाफ को आपने एन टाइप से डोप कर दिया, तो दोनों के बीच में एक जंक्शन क्रिएट होना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, या जो प्लेन है जो डिवाइड हो रहा है, टू हाफ में डिवाइड हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इट इज अ पीएन जंक्शन। ठीक है, भैया मान लो ये जो बीच में क्या हो गया, बीच में ये जो पार्टीशन बन गया इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देख लो, ये बीच में क्या बन गया, पार्टीशन बन गया। तो ये जो पार्टीशन है ये क्या फॉर्म कर रहा है, पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। अभी वो थोड़ा सा डिटेल में, भाई ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है इस डायग्राम में, ये क्या बवाल है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, एन टाइप में आपके पास क्या है, मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप में क्या है, होल है। अब यहाँ पे अगर हम माइनॉरिटी चार्ज की बात करें तो क्या होगा, किसमें, पी टाइप में। भाई ये जो पी टाइप है इसमें माइनॉरिटी कौन है, होल इलेक्ट्रॉन है। भाई पी में मेजॉरिटी होल्स हैं तो माइनॉरिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई यहाँ अगर मेजॉरिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होकर के कहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, पी में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पी में कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का कम है, एन टाइप में ज़्यादा है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना स्टार्ट कर देंगे। सेम जो कहानी चलेगी वो होल्स के साथ चलेगी। ठीक है, अब एक लेवल पे क्या आएगा, अब ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ से चार्जेस आपके क्या हो रहे हैं, एन से पी में जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। भाई एन टाइप मटेरियल है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, वाइल पी टाइप मटेरियल हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है, हमने ये बात कर ली। एट द जंक्शन देर इज टेंडेंसी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू डिफ्यूज ओवर अ पी साइड एंड होल्स टू द एन साइड। मतलब ये जो ट्रांजिशन होगा अब हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, यानी कि चार्ज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। सेम कहानी होल्स के साथ चलेगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी कहानी भी पूरी नहीं हुई है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डटो। ठीक है, अभी पूरी नहीं हुई। अभी क्या हो रहा है, ये डिफ्यूज हो गया। ठीक है भाई, कब तक करेगा ये जो ट्रांजिशन जो चलेगा मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ, ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि चार्जेस बैलेंस में नहीं आ जाते। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई जब में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कहाँ पर, पी साइड में। पी साइड में क्या हो गया भाई, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब सफिशिएंट फोर्स हो गया। अब सेम चार्जेस का हम जानते हैं, सेम चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में हो गए, अभी आगे आने वाले ऑल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपोज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेम कहानी होल्स के साथ होगी। यहाँ पर क्या होगा, मेजोरिटी जो पहले माइनॉरिटी में थे, अब यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ होल्स हो गए। जब ऐसा होगा तो
ये आगे आने वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको भी क्या करना शुरू कर देंगे, अपोज करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में क्या हो गया, यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज हमें यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। अब ये एक लेयर बन गई, ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, एक लेयर बन गई। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इससे क्या बोलते हैं हम, बैरियर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर बन गया। अब इसके आगे अब कोई प्रोसेस होगी कि नहीं, अब इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं होनी, क्योंकि अब कोई चार्जेस का ट्रांजिशन नहीं हो रहा। अब कोई चार्ज एन से पी में नहीं जा रहा और ना ही कोई पी से एन की तरफ आएगा, तो यहाँ एक बैरियर बन गया। ठीक है, इस बैरियर को बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसे किसी सर्किट में यूज करना है, करंट को इसमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट को पास करने के लिए आपको वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वोल्टेज जो होगा पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होना चाहिए, तभी इसमें करंट पास हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि बैरियर बना हुआ है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बैरियर की अलग अलग सेमीकंडक्टर की अलग अलग वैल्यू होती है। अगर आपका सेमीकंडक्टर सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट, और अगर ये जर्मेनियम से मिलकर बना है तो होगी 0.3 वोल्ट। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर। चलो, इतना का सफिशिएंट है इसको समझने के लिए कि भाई पीएन जंक्शन डायोड है क्या और ये कैसे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये प्लस माइनस पोटेंशियल बैरियर, या इसको हम जंक्शन वोल्टेज भी बोलते हैं। भाई ये जंक्शन वोल्टेज, क्योंकि भाई जंक्शन के आसपास बन रहा है ना ये, तो ये पूरा जंक्शन वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर बोलो या जंक्शन वोल्टेज बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या बन गया, जंक्शन पोटेंशियल बन गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब हमें बात करना है कि भाई इस डायोड को आपको किसी सर्किट में यूज करना है, तो करेंगे कैसे। उसके दो तरीके हैं। पहला तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन, कि भाई फॉरवर्ड में करेंगे तो क्या होगा। फॉरवर्ड का यहाँ सीधा सीधा मतलब होता है करंट का कंडक्शन। फॉरवर्ड का मतलब होता है करंट का कंडक्शन। कैसे होगा, पोटेंशियल बैरियर को आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि उसको ओवरकम करना पड़ेगा। भाई जो पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है, जो करंट को रोकने की कोशिश करेगा, उसको आपको पास करना है। कैसे पास करना है, ठीक है भाई, जो पी साइड है उसे आप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात ये कि अभी इसमें हमने कोई भी, यानी कि जब हमने पी और एन को, जब हम डोपिंग हमने करना स्टार्ट की, तो अभी उस पर कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ जो डिफ्यूजन है उसके साथ एक और कंडीशन ऐड होती है कि भाई ये जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप लगाएंगे इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज। जैसे आप एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएं तो भाई मालूम है, तो बैटरी के पास पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं, तो पॉजिटिव को लगा दो पी के साथ और एन टर्मिनल को लगा दो एन के साथ। ठीक है, पॉजिटिव को पी और नेगेटिव को एन के साथ लगा दो, इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो होगा, कुछ ऐसे फ्लो होगा। भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, होल्स ट्रांजिट हो रहे थे। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट, हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन एन से पी में ट्रांजिट हो रहे थे, पर थोड़ी देर बाद वो रुक गए। क्यों भाई, इक्विलिब्रियम लेवल पर आ गया हमारा डायोड। जो था, जो प्रोसेस थी, वो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लेवल, हाँ अब सही बोला मैं, इक्विलिब्रियम लेवल पर वो आ गई। ठीक है, अगर उस लेवल पर आ गया तो अब चार्जेस आगे तो जाएंगे नहीं, अब आगे भेजने के लिए हमको चाहिए एक्सटर्नल फोर्स जो उसको धक्का देकर के आगे भेज सके। तो भाई ठीक है, हमने लगा दिया यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो नेगेटिव ने क्या करा, फर्दर इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलना शुरू किया। अब आगे धकेलने के लिए उसका फोर्स भी तो ज़्यादा होना चाहिए, तो फोर्स कैसे क्रिएट होगा भाई, जो पोटेंशियल बैरियर उससे ज़्यादा वोल्टेज लगाओ आप, जो वोल्टेज है उसको आप पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा लगाओ। ठीक है, तो ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से नेगेटिव बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे नेगेटिव का, यानी कि नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है, तो हमारा करंट यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो करंट यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये करंट कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो जो पोटेंशियल बैरियर जो बना हुआ था, ये अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये जो विड्थ है इसकी, डब्ल्यू इज अ विड्थ, अब ये विड्थ कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब ट्रांजिशन शुरू हो गया अपोजिट चार्जेस का। भाई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पी की तरफ जाएगा और होल्स एन की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो
विड्थ जो होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट और लिख लें कि भाई जब फॉरवर्ड बायस होगा तो डिप्लीशन जो विड्थ है, जो डिप्लीशन विड्थ है, ये बैरियर वोल्टेज, इसको हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। अच्छा 3 नाम होगा इसके, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है चलो बता देते हैं एक बार। पोटेंशियल बैरियर, जंक्शन वोल्टेज, और ये जो दिख रही है, जो पूरा जो रीजन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन इसकी कुछ विड्थ होती है जिसको बोलते हैं हम डब्ल्यू, डिप्लीशन रीजन विड्थ। तो ये जो डिप्लीशन रीजन विड्थ है फॉरवर्ड के केस में कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम इस 0.7 यानी कि सिलिकॉन का हमने कितना बोला है 0.7 वोल्ट होगा इसका, तो जैसे ही हम 0.7 से ज़्यादा जाएंगे, पोटेंशियल जो हमने लगाया एक्सटर्नल वोल्टेज, जैसे ही वो 0.7 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल कितना 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो एक करंट को एकदम शार्पली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो किसके लिए होगा, वो सिलिकॉन के लिए होगा। जर्मेनियम को तो 0.3 के बाद ही शार्प हमें इंक्रीमेंट देखने को इसमें मिलेगा। तो इसे बोलते हैं इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्या होती है ये, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। लिख देते हैं इसको, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब यहां पर जो जब करंट इसमें फॉरवर्ड हो रहा है या करंट फ्लो करेगा, क्योंकि अभी करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो हम फॉरवर्ड करंट को हम इसको डिनोट करेंगे। भाई एक फॉरवर्ड करंट है, तो फॉरवर्ड करंट को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, आई एफ से। ये जो I0 है इसको बोलते हैं हम रिवर्स सैचुरेशन करंट। आगे आएगा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो ये आएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट ई। वी जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है, ईटा जो है वो बेसिकली एक आइडियलिटी फैक्टर है जो डिसाइड किया जाता है ऑपरेटिंग कंडीशन, जंक्शन ऑपरेटिंग कंडीशन एंड फिजिकल कंस्ट्रक्शन किस तरह से। तो यहां पर बहुत ज़्यादा टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है। 1 जर्मेनियम के लिए यूज करेंगे और 2 हम सिलिकॉन के लिए यूज करेंगे। तो सिंपल आइडियलिटी फैक्टर क्या है कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन एंड फिजिकल कंस्ट्रक्शन को ये डिफाइन करता है। तो 1 हम लेंगे जर्मेनियम के लिए और 2 लेंगे हम सिलिकॉन के लिए। ठीक है, अब जो दूसरा पैरामीटर है वो है हमारे पास वी टी। अब ये कैपिटल टी जो है वो बेसिकली टेम्परेचर को शो करता है। तो इसका मतलब ये जो वी टी है वो बेसिकली एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसको हम थर्मल वोल्टेज भी कहते हैं। और इसको हम किससे डिफाइन कर पाएंगे, T अपॉन 11,600 से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी टोटल वैल्यू है कि भाई VT अगर निकालना है तो T अपॉन 11,600 लिख दो। ये कैपिटल T जो है वो केल्विन में होगा, सेल्सियस में नहीं होगा, ये केल्विन में होगा। अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको सेल्सियस दिया जाता है तो उसे आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो आप इसका VT निकाल पाएंगे। क्लियर है यहां तक की बात, चलो आगे बात चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम रिवर्स कंडीशन पे। कभी रिवर्स कंडीशन कैसे बनेगी, दो चीजें, आपने पहले बैटरी को फॉरवर्ड किया, अब क्या होगा, रिवर्स करेंगे। तो जब ये रिवर्स होगा तो रिवर्स में होगा क्या, सवाल ये। अब बस बैटरी का जो पॉइंट है उसे आप क्या करें, रिवर्स कर दें, पोलरिटी उसकी रिवर्स कर दें। अब नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट कर दो, P के साथ कनेक्ट कर दो, और पॉजिटिव को N के साथ कनेक्ट कर दो। इससे होगा क्या भाई, फोर्स रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही फोर्स रिवर्स होगा तो होल्स, अब यहाँ से N से जो N में जो माइनॉरिटी हैं होल्स, उनको लेयर के अंदर यानी जो पोटेंशियल बैरियर है उसके अंदर एंटर करवाना शुरू कर देगा। यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाना शुरू हो जाएंगे। तो अब ऐसे केस में जो हमारी जो ओरिजिनल लेयर थी अब वो लेयर बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जहाँ नेगेटिव थे वहाँ नेगेटिव और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ पॉजिटिव थे वहाँ पॉजिटिव चार्जेस और आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे केस में ये जो रिवर्स बायस है ये करंट को फ्लो होने नहीं देता, क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड करंट जो फ्लो होगा वो चार्जेस के फ्लो की वजह से होगा। ठीक है, पर यहां पर चार्जेस लेयर को क्रॉस नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, जंक्शन में ही इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, चार्जेस तो फिर भी फ्लो हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। यहां से माइनॉरिटी चार्ज, जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मेन एम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो करेगा कहां से, वो तो यहाँ से करेगा, क्योंकि होल्स को तो रिपेल कर रहा है और यहाँ से पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज ये वाला जहाँ से जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है वो
यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में होगा ये कि यहाँ पर ये माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट एक फ्लो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली रिवर्स सैचुरेशन करंट, जैसे हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिवर्स करंट होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल रिवर्स करंट, तो इसकी जो वैल्यू है बहुत कम होती है। क्लियर? ठीक है। अब भाई होगा क्या, आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज जो अप्लाई आपने किया हुआ जंक्शन के अक्रॉस, आप अक्रॉस जंक्शन के वोल्टेज को आप बढ़ाते जा रहे हो, तो होगा क्या, ये डिविजन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक टाइम पर जो फोर्स होगा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये जो करंट होंगे सडनली फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत तेज़ी से एक अमाउंट हमें करंट का देखने को मिलेगा। तो जिसको तो जब ये कंडीशन आएगी, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर ये कंडीशन आ रही है जहाँ पे भैया अचानक से करंट का फ्लो जो हो गया बहुत तेज़ हो गया, क्योंकि डिफरेंस रीजन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा चार्जेस का अमाउंट हो गया, इतना ज़्यादा उसमें जो फोर्स था वो इतना ज़्यादा हो गया कि अचानक से ये जो अमाउंट था करंट का जो अभी स्मॉल था वो तेज़ी से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमें करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होता हुआ मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम ब्रेकडाउन कंडीशन, ठीक है। और जिस वोल्टेज पर ये कंडीशन आती है उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई फॉरवर्ड में कहाँ जा रहा है, ये फर्स्ट में जा रहा है, ये थर्ड में जा रहा है। तो अब एक काम करते हैं, उसकी कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भाई पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव से कनेक्ट कर, तो हमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। ये नेगेटिव को हमने पी से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमें रिवर्स के लिए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायोड का सिंबल होता है, एक बार सिंबल भी बना कर देख लेते हैं, क्योंकि हमने भी सिंबल हमने छोड़ दिया। ये होता है डायोड का सिंबल। इस बड़े से साइड को हम बोलते हैं पी और इस डंडे को बोलते हैं हम एन। ये जो बार लगा हुआ है इस ट्रायंगल के आगे, तो उसको बोलते हैं हम एन, इसको बोलते हैं हम पी। तो जहाँ भी हम सर्किट देखेंगे वहाँ पे हम पूरा बॉक्स नहीं बनाएंगे, हम सिंपली सिंबल लगा करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल अगर जहाँ भी लगा है तो इस सिंबलों से डायोड के सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये पूरी जो कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक है ये बनाना जरूरी है। आई होप ये पूरा जो डायोड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं भाई इसके एग्जाम्पल के। भाई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है यूजिंग एक्सप्रोक्सीमेट बोल्ट्जमैन्स डायोड इक्वेशन फाइंड द चेंज इन फॉरवर्ड बायस फॉर डबलिंग द फॉरवर्ड करंट फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, बोल्ट्जमैन डायोड इक्वेशन। कौन सी है इक्वेशन, ये नया नाम दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारी जो इक्वेशन थी फॉरवर्ड करंट वाली, इसी को हम बोल्ट्जमैन डायोड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। I0 e टू द पावर v अपॉन ईटा VT माइनस 1, ठीक है। चलो, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर एट 290 डिग्री केल्विन। अच्छा, 290 डिग्री केल्विन बोला उसने, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखना पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ ईटा दिया हुआ है, ईटा को हमने क्या माना हुआ है, जर्मेनियम के लिए 1, तो हमारा यहाँ पर ईटा जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। VT भी निकालना पड़ेगा, ठीक है साहब, VT निकाल लेते हैं। कितना आएगा, T अपॉन 11,600। इसका मतलब T की जगह मैं कितना रख दूँ, ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है, तो 290 अपॉन 11,600, सो जिसकी वैल्यू 25 मिली वोल्ट आएगी, जिसकी वैल्यू 25 मिली वोल्ट आएगी। इसका मतलब मैं 25 मिली वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। कर दें, चलो कर देते। V अपॉन सॉरी इसे लिख लेते हैं अपन E V अपॉन ईटा की वैल्यू 1, VT 25 मिली वोल्ट लिखा हुआ, तो मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ अब इस -3 को क्या करो न्यूमरेटर में पहुंचा दो, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा और अगर इसे हम रिजॉल्व करें तो IF इजक्वल टू हमको मिलेगा I0 e की पावर 25 से
1000, ये कितना 10⁻³ है ना 1000, तो कितना मिलेगा ये मुझे V 40 - 1। अरे यार एक काम करते हैं ना इसको, हाँ 40 मिलेगा, तो e की पावर 40V - 1 कर देते हैं। ठीक है, अब जब e की पावर 40V ये बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, e की पावर 40V इज मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज्ड ही लिख लेते हैं हम, e की पावर v अपॉन ईटा vt जो मिलेगी वो हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम e v अपन ईटा vt को ग्रेटर देन 1 ले लेंगे। अगर ऐसा होता है तो 1 जो है आप इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल रिजल्ट पर बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आएगा, मतलब लगभग ना के बराबर। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो इग्नोर कर दो। तो ऐसे केस में जो हमारी जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, आई एफ इज इक्वल टू I0 e की पावर 40V मिलेगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन का करना क्या है, इक्वेशन तो मिल गया, अब इसका करना क्या है। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है सर, अब आगे इसको अच्छा से लिख लो। ठीक है, पॉज मारो पहले तो वीडियो को और लिख लो इसको। तो अब हमारा जो काम है वो अब स्टार्ट होता है भाई। डायोड की इक्वेशन है, इसमें बुलाया कि फाइंड चेंज इन फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज कौन सा है, ये V है, चेंज पूछना है, यानी पहले कुछ और होगा बाद में कुछ और हुआ होगा, चेंज निकाल लो। पहले वाला V1 बाद वाला V2, पहले वाला V1 बाद वाला V2। ठीक है, तो हमें V2 माइनस V1 निकालना पड़ेगा, इसका मतलब चेंज की बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, कितने में चेंज चाहिए, अगर हमारा फॉरवर्ड बायस डबल हो जाए, यानी कि वो IF था, IF का क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो अपन पहले इसको क्या कर लेते हैं, पहले वाले को V1 बोल देते हैं, दूसरा वाला 2IF क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो e की पावर 40V2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई 2। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करें भाई, नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ मत करना, 2 - 1 कर दो, एक सॉरी माइनस नहीं डिवाइड कर दो, 2 - 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, तो दोनों एक जैसे है ना, देखो जरा यहाँ ये I0 I0 है, तो दोनों को डिवाइड मार दो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, IF 2IF अपॉन IF इज इक्वल टू I0 e की पावर 40V2 अपॉन I0 e की पावर 40V1। बस यही तो चाहिए था, IF से IF कैंसिल, I0 से I0 कैंसिल, बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड में, कर दो, e की पावर 40 कॉमन आ जाएगा, V2 माइनस V1, बस यही तो चाहिए था, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज V2 माइनस V1 हमको ये चाहिए। तो क्या करें, यहाँ तो E लगा हुआ है, लॉग ले लो, कौन सा, नेचुरल। तो जब नेचुरल लॉग लोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ln 2, नेचुरल लॉग को हम ln से लिखते हैं 2, 40 V2 माइनस V1। तो जब चेंज निकालोगे तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू लॉग 2 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी है 70.3, यहाँ पे जो वैल्यू है मैं लिख देता हूँ उसको, 70.3 मिली वोल्ट आएगी, मिली वोल्ट में 10⁻³ तो इस फॉर्म में ये मिलेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल इसके सॉल्व किए जाते हैं। चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इसको, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्टेन जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड हैज अ लीकेज करंट ऑफ 10⁻14 एम्पियर एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया एक बात बताओ, पहली कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है, जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तब हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब I0 कितना है 10⁻14 एम्पियर है। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, लीकेज करंट 10⁻9 एम्पियर एट 125 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो दूसरा कितना है हमारे पास 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, I0 कितना है इसका 10⁻9 है इसका। डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस विद अ कांस्टेंट करंट सोर्स I। ओके, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक फाइनल वैल्यू दे दी गई है I की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ हमारी फाइनल वैल्यू है।
आई इज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पर इसका मतलब आई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बदल नहीं रहा, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। इफ करंट इज अज्यूम टू बी रिमेन कॉन्स्टेंट, अच्छा क्वेश्चन में ही बोल दिया उसने कॉन्स्टेंट, कैलकुलेट द वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर, कैलकुलेट द वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर एंड एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर के लिए तो सीधा सीधा बोला गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें दोनों के लिए हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। कौन सा वाला वोल्टेज, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन सेम हम वहीं से चलेंगे इक्वेशन के लिए, आई जीरो इज इक्वल टू, सॉरी आई एफ है ना, तो हम इसको आई एफ लिखेंगे, आई एफ इज इक्वल टू आई जीरो। अब हम -1 नहीं लिखेंगे, क्यों, हमने पहले ही नॉर्मल हमने एक चीज़ देख ली कि भाई अगर ये जो फैक्टर है ई की पावर वी अपॉन ईटा वी टी वो ग्रेटर देन 1 होगा, एलिमिनेट कर दो, मतलब इग्नोर कर दो उसे, -1 को लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो वैसे केस में सीधा सीधा हम यही फंक्शन लिखेंगे वी अपॉन ईटा वी टी, -1 क्यों लिख रहे हैं हम, लिखना ही नहीं है ना वो, तो ईटा वी टी ये हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन के लिए निकालते हैं भाई, पहली कंडीशन के लिए क्या बोला, आई जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻14 है, और आई एफ की वैल्यू कितनी है, 10⁻3 है। जो वैल्यू दी गई है वो हम लिख लेते हैं, 10⁻3 इज इक्वल टू 10⁻14 ई की पावर वी कितना है, ये तो हमको निकालना है, ये भी हमको निकालना है, ठीक है, ईटा वी टी। अब ये जर्मेनियम है तो ईटा 1 हो जाएगा, वी टी निकालना है, तो वी टी कितना होगा, वी टी कैसे निकालें, चलो वी टी को यहाँ निकाल लेते हैं। तो वी टी निकालने के लिए हमको चाहिए टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो पहले के लिए हम निकाल रहे हैं तो 27, यानी कि केल्विन में बदलना है, तो क्या करो 273 के साथ ऐड कर दो, अपॉन कितना आ जाएगा ये 11,600, ये वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो कितनी है ये, अप्रॉक्सीमेट आप इसको यूज़ करें 26 मिली वोल्ट, अदरवाइज ये 25.8 आएगी, ठीक है, ये 25.8 वैल्यू आएगी, हमने उसको 25.8 से हमने अप्रॉक्सीमेट कितना ले लिया, 26 मिली वोल्ट ले लिया, 26 मिली वोल्ट यानी कि 10⁻3 हमने ये ले लिया, ठीक है। अब चेंज कर लें तो हमको तो वी चाहिए ना, कैसे निकालें इस वी को, हमें ये भी निकालना है इस रूम टेम्परेचर पर। तो वी को आप क्या करें भाई, 10⁻3 वी ई टी द पावर, अच्छा ये उसको एक्सचेंज कर लें, ई की पावर वी इंटू 10⁻3 अपॉन 26 इज इक्वल टू 10⁻3 अपॉन 10⁻14। तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पर, 10⁻11 मिलेगी, ठीक है। और फिर क्या करें हम, ई है ना, हमें वी चाहिए, लॉग ले लो दोनों की तरफ, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, वी इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा मुझे 26 इंटू अपॉन 10⁻3। एक काम करें, इसको मिली वोल्ट ही लिखा रहना है, नहीं ठीक है, 26 ln कितना आएगा ये, 10⁻11 आएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो v जो मिलेगा यानी कि 11 ln 11 आगे आ जाएगा, 10⁻10 या नेचुरल लॉग की वैल्यू 10, तो हमें यहाँ पर वैल्यू इसकी कैलकुलेट होकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो v जो मिलेगा वो हमारा 0.658 आ रहा है, 0.658 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आ गई कि भाई किस तरह से हमें निकालना है, किस तरह से हमें अप्लाई करना है फॉर्मूले, किस तरह से वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट के लिए आ जाते हैं, नेक्स्ट के लिए भी सेम चीज़। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो आई जीरो वो बदल गया, क्योंकि आई जीरो अब सेकंड कंडीशन के लिए, हम सेकंड कंडीशन के लिए निकालने जा रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए निकल गया हमारा, सेकंड कंडीशन के लिए निकालने जा रहे हैं, सेम फॉर्मूला है, वैल्यू बदल गई, 10⁻³ सेम है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, आई जीरो बदल गया है, ये 10⁻9 हो गया है, ई की पावर वी हमें फाइंड करना है, जर्मेनियम में तो 1 है, और वी टी निकालना है। तो वी टी के लिए हम जब यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, केल्विन में निकालना है, 127 प्लस, अच्छा हम पहले 273 लिया तो 273 ले लेते हैं, कन्वेंशनली जो हम ले रहे हैं, ठीक है, 273 प्लस 125 अपॉन 11,600, ये कुछ ऐसा आएगा, 11,600 ऐसा आएगा, ठीक है।
तो अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा ये हमारी जो वैल्यू मिली है हम कैलकुलेट कर लिए जो हमने, ये 34.3 मिली वोल्ट, ठीक है। जो वी टी है वो 34.3 इंटू 10⁻³ भाई मिली वोल्ट है ना, 10⁻³ माइनस है ना, तो उसे नंबरेटर में पहुंचा दो। बस हमें वी निकालना है। सेम जो प्रोसेस हमने यहाँ फॉलो की है यही फॉलो हमें करना है। तो वी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 34.3 अपॉन 10⁻³, ठीक है। और लॉग में कितना आ जाएगा 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल 34.8 अपॉन 10⁻³ इंटू 6 आगे आ जाएगा और नेचुरल लॉग 10 बचेगा। तो जब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, पूरी वैल्यू निकालना है इसकी, कि भाई मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ln का 10 2 पॉइंट समथिंग कुछ आती है वैल्यू, 2.5 2.30 समथिंग कुछ वैल्यू इसकी आएगी। जो मैंने कैलकुलेट की थी 2.30 वैल्यू हमें इसकी मिलती है, ठीक है। तो ये जो V है वो हमारा जो आया 0.47 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट हमें यहाँ पर मिला है। तो उम्मीद है ये पूरा जो है आपको जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ थ्योरी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और उसके फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन क्या होते हैं, साथ ही फॉर्मूले क्या क्या होता है और किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए।